तो 15 साल बनाम 15 साल के मुद्दे को अब के हालात में यह माना जा रहा है कि क्या तेजस्वी यादव इससे अपनी छवि को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी और जेडीयू इसे लेकर सीधा निशाना साधती हुई, सीधा हमला कर प्रहार करती हुई, जिसमें लालू राबड़ी के 15 साल का मुद्दा नहीं पीछा छोड़ेगा आरजेडी का, यह सीधे तौर पर कहा जा रहा है। 420 के आरोपी है, राजनीति 420 है। भाई सीधे तौर पर हम यह जानना चाहते हैं कि आपके पिता लालू प्रसाद हैं, आपने यह कहा है, अगर गलती हुई तो माफ कर दीजिए। तो हम तो यही सवाल पूछ रहे हैं। जब 22 महीने की सरकार के बाद आप भ्रष्टाचार के सवाल पर आपकी विदाई हुई थी, तो अब तो लालू जी से अलग अपने आप को दिखा रहे हैं। तो जवाब दीजिए, जो संपत्ति आपके पास है, 26 वर्ष में 26 संपत्ति आई, वह कहां से आया? उन 15 सालों में क्या हुआ, हम 15 सालों में आज कहां हैं? बिहार को हम लोगों ने कहां से कहां लाया और किन लोगों ने 15 सालों में क्या क्या किया? अब तो तेजस्वी यादव शुरू में इसको ये मुद्दा बनाने की कोशिश किए, तो जब मुद्दा, तो हम लोग तो चाहते हैं कि इसको मुद्दा बनाइए। हम तो तेजस्वी यादव को चुनौती देते हैं कि आइए 15 साल बनाम 15 साल पर डिबेट कर लें और आपको एक एक बात का हिसाब मिलेगा, लेकिन आपके हर कारनामे का भी पोल खुलता रहेगा। तो 15 साल पर सियासत बेहद तेज है। हालांकि आरजेडी नेता इन आरोपों पर सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। उनका यह कहना है कि लालू राबड़ी के 15 साल में सबके लिए काम हुआ। 15 साल में जिस तरह से हम लोगों ने, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत करने का काम किया, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। गरीबों, दलितों, पीड़ितों, शोषितों, अकलियतों को वाजिब हक उनको दिलाने का काम किया। तो देखिए, 15 साल के मुद्दे को तेजस्वी के छोड़ने की रणनीति को समझने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए कि कैसे तेजस्वी यादव के साए से खुद को, तेजस्वी यादव जो हैं वो लालू के साए से खुद को बाहर निकालना चाहते हैं और इसके चाहत के पीछे की वजह क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ पाएंगे। लालू जी के तेजस्वी यादव नाम है। क्या? तेजस्वी यादव। महज 3 महीने पहले जुलाई में जब तेजस्वी यादव बाढ़ पीड़ितों के बीच मधुबनी पहुंचे थे, तो उन्हें अपनी पहचान बताने के लिए लालू के नाम का सहारा लेना पड़ा था। लेकिन आज वही तेजस्वी अकेले आरजेडी के पोस्टर पर छाए हैं और लालू की तस्वीर गायब है। तो इसके पीछे वजह भी है। बिहार में 1.5 करोड़ वोटर ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 साल से 25 साल के बीच में है। इस साल कुछ और नए युवा वोटर इसमें जुड़ने वाले हैं। जाहिर सी बात है, इस बार के विधानसभा चुनाव में इन युवा वोटरों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है और तेजस्वी यादव की नज़र इन्हीं युवा वोटरों पर है, जिसे वो लालू राबड़ी के शासनकाल के बजाय अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं। दरअसल बिहार में 1.5 करोड़ वोटर ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच है। 1 जनवरी 2020 को तैयार मतदाता सूची के मुताबिक प्रदेश में 18 से 39 साल के युवा मतदाताओं की संख्या 3,66,34,000 से अधिक है, यानी कुल मतदाता 7 करोड़ 18 लाख के करीब आधी। जाहिर है, आरजेडी की कोशिश न सिर्फ युवा चेहरे तेजस्वी यादव को आगे कर इन युवा वोटरों को अपने पाले में लाने की है, बल्कि लालू राबड़ी शासनकाल के साए से भी खुद को दूर रखना है। हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा है, नौजवान है, नई विजन के साथ तेजस्वी यादव जनता के बीच में है। तो तेजस्वी यादव जी नौजवानों की, किसानों की, बिहार की 12 करोड़ जनता की बात कर रहे हैं और लालू प्रसाद जी के विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। तेजस्वी यादव युवा हैं और जो है सो वो युवा पर फोकस कर रहे हैं और इसीलिए देखिए, जो बिहार में भी 65% लगभग जो कहा जा रहा है कि युवा की आबादी है, तो वो उसी पर फोकस करके, क्योंकि सब सारे पक्ष और विपक्ष सभी दल जो है युवा पर ही फोकस कर रहा है, इसलिए वो कंसंट्रेट कर रहे हैं इस पर युवा। इस तेजस्वी ने यूथ को एड्रेस किया है, एक ये सही कदम है। आज बिहार में यूथ वोटर को एड्रेस करना है तो उनकी समस्या को उठाना होगा। तो रोजगार की बात हो या बेरोजगारों की बात हो, तो एक अपील तो होगा ही। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से भी कोशिश की जा रही है कि युवा वोटरों को लालू राबड़ी शासनकाल की कमियों को दिखाया जाए। अब देखना होगा युवा इस बार के चुनाव में अतीत के आधार पर फैसला लेते हैं या वर्तमान और भविष्य के आधार पर। आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
पीएम मोदी आज बिहार को कई बड़ी योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। पिछले 12 दिनों के अंदर पीएम का यह 5वां कार्यक्रम है, जिसमें 14,000 करोड़ से ज्यादा की योजना शामिल है। पीएम ने सौगातों की शुरुआत 10 सितंबर को की थी, जब उन्होंने 294 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत की, और पीएम ने सौगात की दूसरी किश्त 13 सितंबर को दी, जब उन्होंने 901 करोड़ की योजना की शुरुआत की। तीसरी योजना की शुरुआत 15 सितंबर को की गई, जब उन्होंने 545 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत की थी। वहीं चौथी सौगात 18 सितंबर को दी गई, जब उन्होंने 516 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत की। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वीं बार 14,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं। तो पीएम मोदी आज सड़क और पुल से जुड़ी 9 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, और इन योजनाओं की कुल लागत 14,287.85 करोड़ रुपए है। इनमें पटना के गांधी सेतु के समानांतर और भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के समानांतर बनने वाला 4 लेन पुल शामिल है। पीएम बख्तियारपुर, रजौली और आरा मोहनिया सड़क के 4 लेन में विकसित करने की योजना की भी आधारशिला रखते नजर आएंगे। तो बख्तियारपुर रजौली 4 लेन में 2 पैकेज की योजनाओं का शिलान्यास आज किया जाएगा, और इस पैकेज की लागत जो है वो 1,149.55 करोड़ रुपए, तो तकरीबन 14,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की शुरुआत आज 5वीं सौगात के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बिहार को मिलेगी। तो गांधी सेतु के समानांतर बनने वाला पुल जो है 2,926.42 करोड़ रुपए इस पर लागत होगी। कोसी पर बनने वाले फुलौत पुल की भी लागत तकरीबन 1,478 कुछ राशि जो है वो करोड़ों के रूप में खर्च की जाएगी। और वहीं विक्रमशिला पुल के समानांतर भी 4 लेन पुल का शिलान्यास होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार को 9 मेगा परियोजनाओं का उपहार देने वाले हैं। इसी कड़ी में भागलपुर को भी पीएम 2 बड़ी भेंट देंगे। 1,116 करोड़ की लागत से विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन पुल और 1,478 करोड़ की लागत से कोसी पर बनने वाला 28 किलोमीटर लंबा पुल शामिल है। फेरिस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भागलपुर जिला में आज 2 बड़ी सौगात दी जा रही है। पहली सौगात विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन पुल का निर्माण है, जबकि दूसरी सौगात के रूप में जो है बीरपुर से बीरपुर मिसिंग लिंक के तहत NH 106 के तहत कोसी के फुलौत में जो है वो पुल का निर्माण होना है। और इसको लेकर जो है तैयारी किस तरह से हो रही है देखा जा सकता है। यहाँ के लोगों में ये 2 बड़ी योजनाओं को लेकर काफ़ी उत्साह है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ही बीरपुर और बीरपुर से NH 106 के तहत का चयन किया गया था, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार ने इसे मिसिंग लिंक करार दिया। और इसके बाद जो है फिर से एक नई सौगात के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है आज 2595 करोड़ रुपए की सौगात भागलपुर जिले को दी है, जिसमें जो है विक्रमशिला सेतु के समानांतर जो है 1,116 करोड़ की लागत से बनने वाले 4 लेन पुल के साथ साथ फुलौत में कोसी पर जो है लगभग 28.93 किलोमीटर लंबा जो है 1,478 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला पुल भी शामिल है। सहयोगी कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज 18 भागलपुर। तो सड़क और पुलों के अलावा पीएम आज गांवों के हर घर को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से भी जोड़ने के लिए घर तक फाइबर स्कीम की शुरुआत करेंगे। बिहार के 45,945 गांवों को अगले 100 दिनों में ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें बिजली का संचार नहीं, लेकिन लाइट का संचार जरूर होता है। इस तार से डाटा ट्रांसफर काफी तेजी से हो सकता है, और फारबिसगंज के हरिपुर गांव से इसकी शुरुआत होगी। घर घर ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने से गांव के लोग इंटरनेट सुविधा के लिए ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके तहत उन्हें काफी अधिक स्पीड में इंटरनेट की सुविधा हासिल होगी। तो आइए बताते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर है क्या और इससे काम कैसे होता है। ऑप्टिकल फाइबर पतले कांच या प्लास्टिक से बनी तार है। इसमें बिजली का संचार नहीं, लाइट का संचार होता है। इस तार से डेटा ट्रांसफर काफी तेजी से होता है। वहीं ऑप्टिकल फाइबर कम समय में लंबा सफर तय करने में सक्षम है।
बिजली तारों की तुलना में 10 से 100 गुना अधिक बैंडविड्थ इसमें संभव है। तो इसकी शुरुआत होगी और इस शुरुआत के साथ लोगों को सुविधा भी स्पीड के कारण ये ज्यादा सहज। तो राज्यसभा के 8 सांसद निलंबित कर दिए गए। हंगामा करने वाले सांसद पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। आपको बताते चलेंगे, हंगामा करने वाले सांसद पूरे सत्र के लिए निलंबित हुए हैं। राज्यसभा के 8 सांसद निलंबित, जिसमें कांग्रेस के राजीव सातव, रिपुन बोरा और नासिर शामिल। टीएमसी के डेरेक ओ ब्रायन और डोला से निलंबित किए गए हैं। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को निलंबित किया गया है। तो हंगामा करने वाले सांसद पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए। कल जिस तरीके के हालात राज्यसभा में देखने को मिले, माइक तोड़ा गया और ऐसे में राज्यसभा के 8 सांसदों के ऊपर यह कार्रवाई निलंबन की। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को निलंबित किया गया, जिन्होंने माइक को तोड़ा। सीपीएम के राजेश। तो कल कृषि बिल के विरोध में यह हंगामा, और हंगामा सिर्फ हंगामे तक सीमित नहीं था। संसदीय परंपरा तार तार होती नजर आई। वो हंगामे के बीच माइक को तोड़ा गया। तो कृषि बिल पर वोटिंग के दौरान राज्यसभा में हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ नीतीश कुमार ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट किया और इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की। सीएम नीतीश ने लिखा कि राज्यसभा में संसदीय परंपरा और मर्यादा के विरुद्ध माननीय उप सभापति पर जो हमला हुआ बेहद निंदनीय है, जिससे मैं स्तब्ध और दुखित हूं। घटना संसद की गरिमा को चोट पहुंचाती है। लोकतंत्र में हमें संसद की मर्यादा और आसन की प्रतिष्ठा का ध्यान रखना चाहिए। तो कृषि बिल को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही है। आइए आपको कृषि बिल से जुड़े झूठ और सच के बारे में बताते हैं। बताया जा रहा है कि कृषि राज्य सूची में है, लिहाजा केंद्र सरकार का कृषि बिल पूरी तरह से गैर कानूनी है, जबकि संविधान की 7वीं अनुसूची के मुताबिक केंद्र सरकार राष्ट्रीय हित में कृषि पर कानून बना सकता है। कृषि बिल पर दूसरा झूठ ये कि ये चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है, जबकि सच्चाई है कि इस बिल का मकसद किसानों की आय को अधिकतम करना है। कृषि बिल से जुड़ा तीसरा झूठ जो है वो ये कि ये बिल कृषि उपज विपणन समिति यानी कि एपीएमसी कानून के अधिकारों का हमला है, जबकि सच्चाई ये है कि ये बिल एपीएमसी के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता, बल्कि कानून से बाहर जाकर अतिरिक्त व्यापार की अनुमति देता है। चौथा झूठ, जो बिल किसानों को कोई सुरक्षा नहीं देता, ये कहा जा रहा है, इसलिए ये किसान विरोधी हैं, जबकि सच्चाई ये है कि किसानों को एमएसपी की सुरक्षा मिलती रहेगी, साथ ही किसान उत्पाद बिक्री के लिए कंपनियों से समझौता कर सकेंगे। तो ये बिल किसानों को एमएसपी के जाल से निकालने की साजिश है, ये कहा जा रहा है झूठ के तहत, जबकि सच्चाई ये है कि कृषि बिल के बाद भी एमएसपी जारी रहेगी, साथ ही किसानों को अतिरिक्त व्यापारिक अवसर भी मुहैया होगा। लंबी प्रतीक्षा के बाद आखिरकार मिथिला वासियों की हवाई उड़ान का सपना पूरा होने जा रहा है। 8 नवंबर से दरभंगा से हवाई सेवा की शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। एयरलाइंस कंपनी स्पाइस जेट ने अपनी वेबसाइट से दरभंगा के लिए टिकट की बुकिंग की शुरुआत कर दी है। दरभंगा से दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर के लिए स्पाइस जेट ने बुकिंग शुरू की है। टिकट बुकिंग शुरू होने से मिथिलांचल में खुशी का माहौल है। तो दरभंगा में हवाई सेवा के लिए टिकट बुकिंग शुरू होने के बाद अब राज्य के दूसरे शहरों से भी हवाई सेवा शुरू करने की मांग उठने लगी है। मुंगेर के लोग भी शहर को उड़ान योजना से जोड़ने की मांग कर रहे हैं। चुनाव को देखते हुए इस मामले पर सियासत भी शुरू है। स्थानीय विधायक ने सांसद पर उदासीन होने का आरोप लगाया। वहीं व्यापार जगत से जुड़े लोग क्षेत्र के विकास के लिए हवाई सेवा शुरू करने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि 2016 में सफियाबाद हवाई अड्डे का सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया था। वर्तमान सांसद लगता है उनको मुंगेर से कुछ लेना देना ही नहीं, मुंगेर से उनको कोई मतलब नहीं है, कोई प्रयास उनके तरफ से आज तक नहीं किया गया। हम लोग बहुत वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं कि मुंगेर में कम से कम एयरपोर्ट हो,
लेकिन इलेक्शन आने के बाद में आगाज होता है, फिर इलेक्शन खत्म होने के बाद खत्म हो जाता है, क्योंकि इसके वजह से हम लोग का बिजनेस पूरा ठप है। और इस वक्त एक बड़ी खबर सहरसा से आ रही है, जहां पर चोरी के आरोपी के साथ अमानवीयता की तस्वीरें सामने आई हैं। आरोपी युवक को रस्सी से बांधकर रात भर खुले आसमान के नीचे रखा गया। रात भर बारिश होती रही और आरोपी युवक ठंड में यूं ही कपकपाता रहा, लेकिन किसी को इस पर तरस नहीं आया और सूचना के बाद सुबह में पुलिस मौके पर पहुंची है और युवक को यहां से छुड़ा कर ले गई। मामला सदर थाना क्षेत्र के नया बाजार शिव मंदिर के पास का है। और बड़ी खबर इस वक्त हादसे से जुड़ी हुई आ रही है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में सड़क हादसा हुआ है, जिसमें बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हुई है। बस को ट्रक ने टक्कर मारी है और राजस्थान से बिहार ये बस आ रही थी। 6 यात्री घायल हुए, जबकि 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ।